इसमें बड़े भाई साहब की डांट फटकार अगर न मिलती तो क्या छोटा भाई कक्षा में अव्वल आता? अपने विचार प्रकट कीजिए। ये भावनात्मक दृष्टिकोण की बात है। छोटा भाई पढ़ने लिखने में तेज था, ये बात सही है, लेकिन उसके मन में हमेशा इस बात का डर रहता था कि अगर नहीं पढ़ेंगे, जब हम परीक्षा में अव्वल आते हैं तब मेरे बड़े भाई साहब हमको इतना डांटते हैं, अगर अब परीक्षा में फेल हो गए तब तो लगता है कि जान से मार देंगे। इस भाव के साथ वो हमेशा इस बात को सोचता है कि अगर मुझको वो डांट फटकार अगर नहीं किए होते तो मैं आज कक्षा में प्रथम श्रेणी में पास नहीं हुआ होता। एक दृष्टिकोण है। दूसरा दृष्टिकोण है कि लेखक कम ही पढ़ता था, लेकिन मन से पढ़ता था। वो किसी बात को समझता था, पढ़ता था तो उसको तुरंत ही अपने अंदर उसको बैठा लेता था। लेकिन बड़े भाई साहब आंख फोड़कर पढ़ते थे, फिर भी प्रश्न को सही ढंग से परीक्षा में लिख नहीं पाते थे, जिसके चलते वो फेल हो जाते थे। तो लेखक के मन में दो तरह का विचार है, स्वीकारात्मक और नकारात्मक। स्वीकारात्मक इस दृष्टिकोण से कि बड़े भाई साहब बड़े हैं, अगर वे डांटते हैं तो मेरे लिए डांटते हैं, उनका डांट मेरे लिए अमृत का काम करता है। अगर वो डांटते हैं तो उसके डर से मैं कुछ ढंग से पढ़ता हूं तो परीक्षा में पास होता हूं। नकारात्मक ये बात है कि मेरे पास दिमाग है, मैं कम ही पढ़ता हूं लेकिन ढंग से पढ़ता हूं, भाई साहब दिन रात पढ़ते हैं तो पास नहीं होते हैं, इसलिए उनके बात का मेरे ऊपर कोई असर नहीं है। दो तरह की बात, दो पक्ष में इस प्रश्न को आप लिख सकते हो, स्वीकारात्मक और नकारात्मक। इस तरह से इस प्रश्न का उत्तर होगा। यहां पर लिखा है कि अपने विचार प्रकट करें। आप इस पर आपका अपना विचार क्या है? स्वीकारात्मक आपको ठीक लगता है कि नकारात्मक ठीक लगता है? दोनों में आप अपना विचार दे सकते हैं। इस प्रश्न का कोई पारावार नहीं है कि आप किस तरह से इसको लिखेंगे, यह आपके ऊपर निर्भर करता है। दूसरा क्वेश्चन है कि इस पाठ में लेखक ने समूची शिक्षा के किन तौर तरीकों पर व्यंग किया है? क्या आप उनके विचार से सहमत हैं? लेखक ने इस लेख के माध्यम से किताबी कीड़ा बनने वाली जो आदत है उससे दूर रहने के भाव को प्रकट किया है, व्यंग किया है कि मेरे भाई साहब आंख फोड़ लेते थे पढ़ते पढ़ते, फिर भी परीक्षा में पास नहीं होते थे। इसका मतलब कि विद्यार्थी को दिन रात किताब के अंदर घुसे रहना नहीं चाहिए। उसको किताब पढ़ करके अध्ययन कीजिए, उसके बाद मनन कीजिए, थोड़ा सा अलग ढंग से सोचिए, अपना विचार उसमें डालिए, फिर लेखक के विचार को समझिए, आदान प्रदान करके, ग्रुप डिस्कशन करके, आपस में वाद विवाद करके किसी प्रश्न का हल निकालिए। दिन रात किताब में लगे मत रहिए। इसी शिक्षा पढ़ने के इस गलत नीति का व्यंग के माध्यम से लेखक ने विरोध किया है। उदाहरण के लिए बड़े भाई साहब दिन रात पढ़ते थे, इतना पढ़ते थे कि पढ़ते पढ़ते उनको समय नहीं मिलता था, फिर भी परीक्षा में फेल। तो व्यंग किया है कि ये विद्यार्थी को किताबी कीड़ा नहीं बनना चाहिए। किताब पढ़िए लेकिन उस पर मनन कीजिए, ज्यादा चिंतन कीजिए। एक चिंता होता है, एक चिंतन होता है। चिंतन कीजिए किसी प्रश्न के ऊपर कि आप उसका उत्तर किस ढंग से दे पाते हैं। इसी पर व्यंग किया है। किताबी कीड़ा बनने की जो आदत है उसी पर व्यंग किया है लेखक ने। तीसरा है, बड़े भाई साहब के अनुसार जीवन की समझ कैसे आती है? इस प्रश्न के माध्यम से लेखक ये कहना चाहता है कि मेरे बड़े भाई साहब मुझको अनुभवात्मक ज्ञान के दृष्टिकोण से विशेष रूप से समझाते थे कि तुमको पढ़ने लिखने का, पढ़ाई का ज्ञान तो होना चाहिए, लेकिन उससे तुमने अपने जीवन में क्या अनुभव किया इसका विशेष ज्ञान होना चाहिए। उदाहरण के लिए प्रोफेसर साहब का उदाहरण दिए हैं,
को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए थे, लेकिन घर के खर्च में चलाने में वो असमर्थ थे, महीने में कर्ज हो जाता था। जब यह बागडोर, परिवार का बागडोर उनके माताजी के हाथ में दिया गया तो उतने ही पैसे में ढंग से वो चला लेती थी। तो उनकी वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए थे, लेकिन बुढ़ी माँ कम पढ़ी लिखी थी। आखिर उनके अंदर क्या था कि परिवार को सही ढंग से वो चला लेती थी और प्रोफेसर साहब से नहीं चलता था। अपने दादाजी का उदाहरण दिया है लेखक कि बड़े भाई कहते हैं कि हमारे दादाजी थे, हम लोगों को पैसा आता है तो 20 दिन के अंदर खर्च कर डालते हैं। दादाजी 9 व्यक्तियों का खर्चा उतना ही पैसे में जितना हम लोगों को भेजते हैं, मजे से 1 महीने चला लिया करते थे, जबकि हम लोगों से कम पढ़े लिखे हैं। तो अनुभव के क्षेत्र में पढ़ाई लिखाई का ज्यादा महत्व नहीं है, अनुभव के क्षेत्र में कर्म का महत्व है। आप कर्म करके जिस तरह का अनुभव करते हैं उसके आधार पर किसी बात को जब प्रमाणित कीजिएगा तो वो अक्षरशः पूर्णतः सत्य होगी, सिद्धांत के आधार पर नहीं, प्रयोग के आधार पर। विज्ञान में होता है ना, एक सैद्धांतिक होता है, एक प्रायोगिक होता है। तो प्रायोगिक ज्यादा कामयाब होता है, सिद्धांत होता है लेकिन उसको प्रयोग में लेना पड़ता है। तो वहीं शिक्षा को प्रयोग में लाने की बात बराबर लेखक के बड़े भाई लेखक को समझाते हैं। ये छोटे भाई के मन में बड़े भाई साहब के प्रति श्रद्धा क्यों उत्पन्न हुई? जब दूसरी बार परीक्षा में बड़े भाई साहब फेल कर गए, लेखक पास कर गया, उस वक्त जब बड़े भाई की स्थिति वो देखा तो लेखक के मन में दया आ गई। इसलिए कि उस वक्त बड़े भाई साहब बहुत मायूस थे, उनका चेहरा रोनी बन गया था, लगता था कि रो देंगे। इस परिस्थिति को देख करके लेखक अपने मन में सोचता है कि अगर मैं इस वक्त बड़े भाई साहब को जलील करता हूं तो ये बहुत बड़ी धृष्टता होगी, बड़े भाई के प्रति ये कर्म बहुत ही बुरा होगा। इस बात को सोच करके अपने मन में जलील करने की बात तो लाता है कि आप दिन रात आंख फोड़ के पढ़ते हैं, मैं कम पढ़ता हूं तो मैं पास करता हूं, आप फेल कर जाते हैं। लेकिन लब पर बात आती है लेकिन बाहर निकलती नहीं है। और इसके बाद उनके मन में श्रद्धा, उनकी परिस्थिति को देख करके लेखक के मन में श्रद्धा उत्पन्न हुई और बोला कि आप जो भी मेरे लिए कहते हैं अच्छी बात कहते हैं, आपको अधिकार है क्योंकि आप बड़े हैं और मैं क्या हूं, छोटा हूं, इसलिए कभी भी आप मुझको डांट सकते हैं, यह आपका अधिकार है। इतनी बात जब लेखक कहता है तो बड़े भाई साहब उसको गले से लगा लेते हैं और उनके मन का जो उद्गार है वो व्यक्त कर देते हैं। तो उसके मन में लेखक, ये बड़े भाई साहब के परिस्थिति को देख करके लेखक के मन में दया आई, उनके अंदर श्रद्धा उत्पन्न हुई और इन वाक्यों को बोलकर लेखक, बड़े भाई साहब लेखक को गले लगाते हैं और दोनों भाई गले से गले मिल करके इस दुविधा के आंसू को क्या कहते हैं, अपने मन से बहा डालते हैं। ये इसका उत्तर हुआ। बड़े भाई के स्वभाव की विशेषता बतलाइए, स्वभावगत, मैंने उसके अपने व्यवहार में विशेषता। समय बर्बाद नहीं करते थे, पहली विशेषता बड़े भाई साहब की। दूसरी विशेषता, लेखक के सामने कभी उस तरह का काम नहीं करते जो लेखक को बुरा लगे। व्यवहारिक दृष्टिकोण से डांटते तो थे लेकिन कोई बुरा कर्म नहीं करते थे जो लेखक को बुरा लगे। दूसरी बात, खेल के मैदान में वो लेखक के साथ कभी जाते नहीं थे। तीसरी बात, वाक्य पटु थे, वो उपदेश देने में निपुण थे। उसके बाद चौथी विशेषता, लेखक को अनुभव के ज्ञान के दृष्टिकोण से समझाने में वो माहिर थे। उनके दिमाग में ये बात थी कि किताबी ज्ञान से इंसान पूर्ण नहीं होता अगर उसके पास अनुभव का ज्ञान नहीं हो। अनुभवात्मक ज्ञान का महत्व पुस्तक के ज्ञान से अधिक है। इस तरह से उन भाई साहब के अंदर ऐसी ऐसी विशेषताएं थी। 6 नंबर क्वेश्चन है, बड़े भाई साहब ने जिंदगी के अनुभव और किताबी ज्ञान में किसे और क्यों महत्वपूर्ण कहा है? तो बड़े भाई साहब ने जिंदगी के अनुभव को किताबी ज्ञान से
महत्वपूर्ण माना है। इसलिए कि किताबी ज्ञान वाले लोग अक्सर जब अनुभव की बात आती है, कर्म की बात आती है, तो वहां फेल हो जाते हैं। आप देखे हुए कारखाने में कोई अनपढ़ मिस्त्री जो है बड़े बड़े इंजीनियर को परेशान कर देता है। आप पढ़ के आए हैं किताब से, हम पूरे इंजन को खोल करके एक एक पार्ट को लगाए हैं और जानते हैं, और आप किताब में पढ़े हैं, तो वहां पर इंजीनियर लोग फेल हो जाते हैं, जबकि उसको साइन करने केवल आता है तनख्वाह उठाने के लिए। ऐसे ऐसे अनपढ़ मिस्त्री जो है बड़े बड़े इंजीनियर को फेल कर देता है, इसलिए कि मिस्त्री के पास अनुभव का ज्ञान ज़्यादा है और इंजीनियर साहब के पास किताबी ज्ञान ज़्यादा है। तो अनुभव के ज्ञान के आगे किताबी ज्ञान का कोई महत्व नहीं है। खासकर तकनीकी के क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अनुभव का ज़्यादा महत्व है, किताबी ज्ञान का बहुत कम महत्व है। और आज के युग में अनुभवात्मक ज्ञान का विशेष वैल्यू है। आप कहीं भी जाते हो, किसी प्राइवेट जॉब में, आजकल तो मैंने सरकारी जॉब नाम का है, प्राइवेट जॉब में ज़्यादा पैसा लोग कमा लेते हैं अनुभव के क्षेत्र में। तो आप देखते हैं किसी वकील, अब कोई किसी वकील को 1 घंटा बोलता है तो 1 लाख रुपया लेता है। हाई कोर्ट के वकील एक हैं, बोलेगा 1 घंटा, आप पहले फीस जमा कर लेगा 1 लाख रुपया 1 घंटा के लिए। हम 10 घंटा बोलते हैं तो हमको 10 रुपये देने वाला कोई नहीं है। वो 1 घंटा बोलता है तो 1 लाख लेता है। क्यों? अनुभव का वैल्यू, अनुभवात्मक ज्ञान उसको पता है कि कब किस तरह की हम बात बोलेंगे तो जज हमारे प्रभाव में आ जाएगा और हम जो चाहते हैं वो कर देगा। इस तरह का भाव उसके अंदर है, उतना वो पढ़ा है, अनुभव लिया है, तब उसके बोलने का वैल्यू है। इस तरह से अनुभव के क्षेत्र में ये क्यों महत्वपूर्ण है, इस पर मैंने ऐसा बोला। आप ये वकील वाला उदाहरण दे सकते हैं, इंजीनियर वाला और मिस्त्री वाला उदाहरण भी आप लिख सकते हो। 7 नंबर जो पाठ है, बताइए पाठ के किस अंशों से पता चलता है कि छोटा भाई अपने भाई साहब का आदर करता है। लाख डांटते हैं, बोलते हैं, लेकिन छोटा भाई चुपचाप सुनता रहता है। आदर करना हुआ ना, कि बड़ा लाख भी डांटता है लेकिन छोटा कुछ बोलता नहीं है। ये घटना बताती है भाई साहब को जिंदगी का अच्छा अनुभव है। ये किस घटना से पता चलता है? भाई साहब को जिंदगी का ज्यादा अनुभव है। कहने का अर्थ ये हुआ कि जब दूसरी बार भाई साहब फेल हो जाते हैं, लेखक पास कर जाता है, लेकिन अनुभव के क्षेत्र में जब लगते हैं बात को समझाने, अपने दादा का उदाहरण दे करके, प्रोफेसर साहब के माँ का उदाहरण दे करके समझाने लगते हैं, तो वहाँ पर लेखक के दिमाग में बात हंट करती है कि अनुभव के क्षेत्र में मेरे बड़े भाई साहब मुझसे बहुत तेज हैं। मैं परीक्षा के मामले में अव्वल आता हूँ, लेकिन अनुभवात्मक दृष्टिकोण से मैं अपने बड़े भाई के सामने फेल हूँ। इस तरह की बात। भाई साहब के भीतर एक बच्चा है। ये आप चलिए कहानी के लास्ट में जब दोनों भाई गले से गले मिलते हैं तो बड़े साहब बोलते हैं कि अरे तुम क्या समझते हो, मेरे अंदर भी खेल की भावना है, मैं भी पतंग उड़ाना चाहता हूं, मैं भी मैदान में जाए गुल्ली डंडा खेलना चाहता हूं, लेकिन मेरे अंदर यह विचार आता है कि मैं बड़ा हूं, मैं ही अगर खेल में ज्यादा रुचि लूंगा तो तुम्हारी क्या दशा होगी। लेकिन मेरे अंदर वो बच्चे का भाव जरूर है। तब तक एक कनकौवा जो है उड़ के आता है, उसका लंबा रस्सी है, अब बड़े भाई तरफ थोड़ा कद में लंबे हैं, तुरंत उछल के उसको क्या करते हैं, उस पतंग के डोर को पकड़ लेते हैं और दोनों भाई हॉस्टल की तरफ भागते हैं। ये घटना जो है सिद्ध करती है कि बड़े भाई के साहब के भीतर भी एक बच्चा है। बड़े भाई साहब छोटे भाई का भला चाहते हैं। किस बात से लगता है? अनेकों तरह का तर्क दे करके, छोटे को समझा करके कि ठीक है तुम परीक्षा में तेज हो, लेकिन मैं तुमसे उम्र में बड़ा हूं, हमेशा तुमसे 5 साल बड़ा रहूंगा मरने के दिन तक, इसलिए मेरे अनुभव से तुम सीखो कि जीवन में अनुभव का क्या महत्व है। इस तरह का तर्क दे करके बड़े भाई साहब छोटे भाई का क्या चाहते थे? भला
चाहते थे। ये क्वेश्चन हुआ। इस तरह मैंने क्वेश्चन के एक भाग को क्लियर कर दिया। और भी एक भाग है जिसको कल मैं बताऊंगा, उसमें ग्रामर का भी कुछ चीज है। क्योंकि जितने किताब में आपके क्वेश्चन है, 2-3 तरह के, एक मौखिक है, एक लिखित है 20 से 30 शब्दों में, एक लिखित है 50 से 60 शब्दों में। अब आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप किसी प्रश्न को किस तरह से लिख पाओगे। देखो यहीं पर कठिनता है कि जानते तो आप सब कुछ हैं, लेकिन किसी प्रश्न का उत्तर आप कैसे देंगे कि सबसे सुंदर होगा, इस तजुर्बे को सीखना है, इस ज्ञान को समझना है कि आप किस तरह से उसका उत्तर लिखेंगे। यह आपके ऊपर निर्भर करता है। धन्यवाद।